पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 2024 में पारित किया, उसको सदन के सामने लेकर उपस्थित हुआ। काफी लंबे समय से सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के संसद सदस्यों ने काफी रचनात्मक सुझाव इस संवेदनशील विषय पर रखे। श्री नीरज डांगी जी ने इसकी शुरुआत करी और श्री डॉक्टर बोर्डे तक 24 सदस्यों ने इसके अंदर हिस्सा लेकर ये चर्चा को एक प्रकार से समृद्ध किया है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन का जो विषय है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरे भाग में कंकरन लिस्ट की एंट्री नंबर 23 में समाहित है। एक प्रकार से आपदा प्रबंधन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। इसलिए कई सारे सदस्यों ने चिंता करी कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को हानि होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को, सभी राज्य सरकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें ना केवल केंद्र सरकार, ना केवल राज्य सरकार, पंचायत और हरेक नागरिक को जोड़ने की हमारी मंशा। इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई विषय ही उपस्थित नहीं होता है। ये पूरा विधेयक अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो हमारी आपदा प्रबंधन के लिए जो लड़ाई है, आपदा के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई को एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ाकर न केवल प्रोएक्टिव अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच और पार्टिसिपेशन करने वाले अप्रोच तक पहुंचाने का ये बिल में प्रयास है। मान्यवर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्रीय एजेंडा जो विश्व के सामने रखा है, मैं बाद में आऊंगा, मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि विश्व के 40 से ज्यादा देशों ने इसका स्वीकार कर लिया है, इसको अपना। न केवल राज्य सरकार और स्थानीय इकाई की सहभागिता, हम समाज की सहभागिता को भी इसमें अपेक्षित रखा है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर प्लानिंग की इसके अंदर गुंजाइश रखी है और संस्थाओं की शक्तियों और कर्तव्य दोनों का स्पष्टीकरण किया है। कोई भी आपदा के सामने की लड़ाई जब तक संस्थाओं को एम्पावर न करे नहीं लड़ी जा सकती है और जब तक संस्थाओं को रिस्पॉन्सिबल ना करे तब भी नहीं लड़ी जा सकती। और ये विधेयक को कोई ध्यान से देखेगा तो ये दोनों करने का काम हमने इस विधेयक के अंदर किया है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि आपदा का सीधा रिश्ता जलवायु परिवर्तन के साथ, तो आपदा न आए ऐसी व्यवस्था करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जलवायु परिवर्तन को हम संभाल कर रखें, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करें। और ये आज भारत में जो बात माननीय नरेंद्र भाई कर रहे हैं वो आज की नहीं है, हजारों वर्षों से भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
यज्ञों से प्रकृति को अक्षुण्ण रखने की बात हो, या यजुर्वेद के अंदर वर्णित शांति पाठ, जिसमें शांति की जो कामना की है वो सिर्फ मानव तक नहीं रखी, पृथ्वी, जल, जड़ी बूटी, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु और वहां तक कि अंतरिक्ष तक की शांति की हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जलवायु का संरक्षण। और ये हमारे यजुर्वेद के टाइम से, उस समय से, वेदकालीन समय से मनुष्य और प्रकृति का परस्पर संबंध को हमने स्वीकार किया है और हमारी सरकार वही परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन के बारे में भी हड़प्पन सभ्यता हो या सिंधु सभ्यता, सब जगह पुरानी नगर रचनाओं को देखते हैं तो आपदा प्रबंधन के बहुत विशिष्ट प्रयास इसके अंदर इंगित हुए मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य को भी पहली हाइड्रोलिक सभ्यता का अब सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। हमारे यहां ये विचार नया नहीं है, परंतु जिस तरह से हानि हुई है वो हानि को परिपूर्ति करने के लिए परंपरागत उपायों के साथ साथ, पर्यावरण की देखरेख के साथ साथ हमने आधुनिक उपायों को, विज्ञान को और दुनिया भर की अच्छी प्रैक्टिस को अपनाने का खुला मन रखना चाहिए। ये जो मैं अमेंडमेंट लेकर आया हूं मान्यवर, वो इसी का उदाहरण है। 2005 में पहली बार आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। इसके तहत एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन किया गया। अब जब मैं एनडीएमए कहता हूं तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है, एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। ये पूरे विधेयक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंप्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की संभावना ही नहीं। इसके आर्थिक सहायता के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और राज्य और जिला स्तर कोई फंड की रचना भी की है। मान्यवर, जो पक्षपात का बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, इसका मैं डिटेल में जवाब दूंगा, परंतु अगर पक्षपात होता है तो 2005 में यूपीए की सरकार के बनाए कानून के कारण होता है। मान्यवर, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार सारे सदस्यों को कहता हूं कि वित्त आयोग ने एक वैज्ञानिक व्यवस्था की है आपदा सहाय के लिए। इससे एक काणी पाई भी कम एक भी राज्य को नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया, बल्कि हमने ज्यादा दिया। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर, उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला।
आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। मान्यवर, कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अनियमित होती बारिश की आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का साइज और स्केल दोनों बदला है। अब अगर साइज और स्केल बदला है तो इसके निपटने के तरीके भी हमने बदलने पड़ेंगे, इसको निपटने की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेगी और इसको निपटने के लिए संस्था को हमने जवाबदेह भी बनाना पड़ेगा और शक्तियां भी देनी पड़ेगी। केवल इतने उद्देश्य मात्र से ही आज कैसी स्थिति हो रही है, इसके प्रभावशाली विधेयक या बिल और समग्र समाधान के लिए ही तो दोस्तों ये बिल कई बड़े बड़े मुद्दों को लेकर हमारे देश के गृह मंत्री ने ये बात उठाई है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।